ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से इस देश की जो संवैधानिक ढांचा है उसको खत्म किया है उन्होंने पिछले 10 साल। पाकिट चोर हम देखते हैं, सोना चोर देखते हैं, वैसा ये पार्टी चोर है बीजेपी। ये पार्टियों के पीछे पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। लेवल 2 डायबिटीज वाले को अगर आप दवा नहीं दोगे तो क्या होता है, उसके किडनी के ऊपर असर होता है, उसके हार्ट के ऊपर असर होता है, ब्रेन के ऊपर असर होता है। इसका मतलब क्या अरविंद जी को मारना चाहते थे, उनको खून करना चाहते थे? मतलब मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, वो चुनाव के प्रचार में गालियां देके घूम रहा है। ये हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है शुरू से ही अलग रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की 2 विचारधाराएं अलग अलग रही है और अभी इस वक्त आप लोग गठबंधन में एक साथ। हमारे मेहनत का पैसा है ना ये सब। बंबई में कौन आता है अपने गांव, पूरे देश से लोग आते हैं अपना घर-दार छोड़ के। उनका पैसा जिस बैंक में होता है, वो बैंक अगर ये लोग दिन दहाड़े अगर लूटते होंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन अभी भी चालू है। एक तो मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बल्कि लोग बोल रहे हैं हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन चाहिए। तकरीबन 12 साल पहले एक पार्टी फॉर्म होती है और धीरे धीरे करके वो जो पार्टी है दोस्तों, लगातार कई राज्यों में विस्तार करने लग जाती है। आप अभी समझ गए होंगे हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली के बाद जिनके पंजाब में सरकार है, 2 राज्यों में, 2 बड़े राज्यों में सरकार बनाने के बाद धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी कई राज्यों में अपने पैर पसार रही है। बात की जाए गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और बाकी के राज्यों की, तो महाराष्ट्र खासकर अगर आप बात करेंगे, महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे करके जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, धीरे धीरे करके दोस्तों लगातार विस्तार कर रही है। बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है, खासकर अभी के चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे, लोकसभा चुनाव में क्योंकि इस बार मुकाबला इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, खासकर इंडिया अलायंस की जब हम बात करेंगे, तो क्योंकि कई दलों का मिश्रण है, कई दलों का गठबंधन है, इसमें आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट धनंजय रामकृष्ण शिंदे जी के साथ। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर अभी सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, सब सही है, कैसा है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। क्योंकि 4 जून की तैयारी कैसी चल रही है सर? 4 जून अभी पंजाब और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जी 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है 1 जून को। तो अभी पूरा आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, अरविंद जी, भगवंत मान जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पंजाब में पूरे प्रचार पे लगे हुए हैं। और जमीनी परिस्थिति अगर देखेंगे तो पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचंड असंतोष है। इसलिए भाजपा के जो उम्मीदवार है, भाजपा के जो नेतागण है, कार्यकर्ता है, उनको गांव में आना मना किया है लोगों ने। अच्छा, किसान उनको गांव से भगा रहे हैं, सभा नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये जो असंतोष है पिछले 10 साल में जो जम गया है, उसका नतीजा पंजाब और उसके आजू बाजू वाले जो राज्य है वहाँ पे जरूर दिखेगा। और पंजाब में करीब 13 सीटें हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा इस बार पंजाब में। सर अगर महाराष्ट्र की बात खासकर अगर करें हम, तो महाराष्ट्र में क्योंकि अभी इस वक्त अलायंस, इंडिया अलायंस जो है, कई बैठकें हुई आप लोगों की, कई सभाएं हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं, जो अरविंद केजरीवाल, वो भी आए महाराष्ट्र और आकर गए। क्या लगता है आपको उनके आने से कितना असर पड़ेगा, खासकर महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था आम आदमी पार्टी का। इस साल क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ बेहतर होने वाला है? 2019 में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव हम लड़े नहीं थे जी, और कोई भी अलायंस का हम हिस्सा नहीं थे। इसलिए हमने, हमारा केंद्रीय नेतृत्व या राज्य के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उन्होंने भी कुछ प्रचार प्रसार नहीं किया था। जी। लेकिन अभी 2024 के लिए जो इंडिया अलायंस बन गया है जी, बिल्कुल, तो इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र के जो भी घटक है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना, उनके सभी 48 उम्मीदवारों के लिए स्वयं हमारा शीर्ष नेतृत्व है। अरविंद जी, आपको पता है कि पिछले हफ्ते ही
भिवंडी और बैंड्रा कुर्ला के हाँ जी। कॉम्प्लेक्स के 2 सभा में आए थे। साथ में हमारे जो राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह जी, जी वो भी विदर्भ से लेके विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, बाद में कोकण विभाग, करीब 10 से 12 सभाएं संजय सिंह जी ने ली जी। अरविंद जी की 2 सभाएं हुई। हाँ। और 48 कैंडिडेट्स के लिए हमारे पूरे महाराष्ट्र के जो स्टेट लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, रीजनल लीडरशिप है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए आपको पता है कि पिछले हफ्ते में जो देश के राजनीति की भीष्म पितामह कहते हैं शरद पवार जी, शरद पवार जी ने एक इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी मेहनत की महाराष्ट्र में। तो इस वक्त हमने बहुत ही जान लगा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जो है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, सभी पदाधिकारी है, वो लगे थे। क्योंकि देखिए कि दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों ने जिन अरविंद केजरीवाल को चुन के दिया, जिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीब आदमी को शिक्षा दी, उसके बच्चे को शिक्षा दी जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की शिक्षा है जी, आरोग्य सुविधाएं दी, जिसका लैंसेट जैसे इंटरनेशनल जर्नल में भी उसकी तरक्की की गई है कि यार बहुत अच्छा मॉडल है ये दिल्ली का हेल्थ का मॉडल। बिजली, आपको पता है कि दिल्ली में 75% लोगों को बिजली का बिल मुफ्त आता है। महिलाओं के लिए काफी अच्छी योजनाएं शुरू की, जो बुजुर्ग है उनके लिए धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए पूरा प्रोग्राम किया। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस बजट है। मतलब पिछले 2013 से लेके अभी तक हमारी ये तीसरी सरकार है, तीसरी बार चुन के आई हुई सरकार है, और दिल्ली का एक मॉडल बन गया है जिसकी नहीं बल्कि सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा हो रही है कि दिल्ली का गवर्नेंस का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। तो ऐसी सरकार, आपको पता है कि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट चुन के आए थे। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे राज्य के 2.25 करोड़ लोगों ने चुने हुए मुख्यमंत्री को, उसी राज्य के शिक्षा मंत्री जो है, देश का क्रमांक 1 शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, देश का हेल्थ मॉडल चलाने वाले सत्येंद्र जैन हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे संजय सिंह जो है, इनको उठा के केंद्र की तानाशाह सरकार जेल में डालती है। और हम पूछ रहे हैं पहले दिन से, पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली का शराब घोटाला जो था वो 20,000 करोड़ का था, फिर 10,000 करोड़ पे आए, फिर 1,000 करोड़ पे आए, फिर अभी कुछ 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो चुनाव के वक्त या पिछले 1 साल में उन्होंने जिस केंद्रीय यंत्रणाओं का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को जेल में डाला, और चुनाव के ठीक कुछ हफ्ते पहले अरविंद जी को भी जेल पे डाला, ये बात आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को पसंद नहीं हुई, बल्कि देश की जनता को भी पसंद नहीं हुई। तो हमारे रग में, हमारे खून में बहुत गुस्सा था। आपको पता है कि महाभारत में पांडव थे और कौरव थे जी। कौरव क्या करते थे? गलत चीजें करते थे, गलत राजनीति का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कौरवों के हर गलत कृति के बाद में भीम अपनी मुख्य ऐसी ये करता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। आम आदमी पार्टी के मन में ऐसे गुस्सा था, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डाल रहे हो, तो हम जेल का जवाब वोट से देंगे, ये हमारा स्लोगन था। ये मंत्र लेके हम महाराष्ट्र के हर गली गली में, गांव गांव में, चौराहे पे, तालुका स्तर पे, जिला स्तर पे, हर क्षेत्र में जाके हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। और हमें दिल्ली के अनुभव से, आपको पता है 2013 में हमारे 27 आमदार चुन के आए थे विधायक, 2015 में करीब 67 चुन के आए थे, और 2020 में 62 चुन के आए थे। और हमारे खिलाफ कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी थी। आपको एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार था, उनके 100 से ज्यादा सांसद, करीब 25 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में प्रचार करने के लिए आया था आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, लेकिन 70 में से उनको सिर्फ 8 सीटें मिली जी। तो वही ईमानदारी, वही निष्ठा से हमने महाराष्ट्र में भी काम किया, और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार पे चलने वाली जनता है। और अगर कोई गलत काम करेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में किया, वैसा ही काम आपको पता है कि महाराष्ट्र में 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को फोड़ के, शिवसेना को 40 विधायकों को लेके ये किया। तो ये पूरा सभी चीज़ों का एक क्लाइमैक्स जिसको हम कह सकते हैं, उसकी वजह से
महाराष्ट्र में क्रांति होने वाली है, ऐसे हमें लगता है। सर, दिल्ली को लेकर अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कई बार आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया गया है कि मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, वो सिर्फ दिल्ली में चल सकती है, इसके अलावा वो और कहीं नहीं चल सकती। तो ऐसे जो आरोप हैं, इन आरोपों को टैकल कैसे करते हैं बाकी के, क्योंकि दिल्ली मॉडल आपने कहा, दिल्ली मॉडल अपने आप में एक मॉडल इस तरीके का तैयार हुआ है कि आम आदमी पार्टी हर जगह उसे पेश करके ये कह सकती है कि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी हमने ये सुविधाएं लाई हैं, महाराष्ट्र में भी हम ये सुविधाएं लेकर आ जाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों में कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि वो महाराष्ट्र की जनता पर असर करेगी या फिर दिल्ली का मॉडल असर करेगा? देखिए, पहली चीज, ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है जी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान लिखा है, उस संविधान का कलम 21 क्या कहता है? उस कलम 21 में क्लियर कट लिखा है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है जी। और वो सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त करने की परिस्थिति जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो कोई भी जात का या धर्म का या भाषा का व्यक्ति हो, उसको सम्मान से जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए जी, अच्छी आरोग्य व्यवस्था चाहिए। हमने कोविड के वक्त देखा जी, बिल्कुल क्या हो रहा था। गुजरात में लाशें, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल बोल रहे हैं, गुजरात में रास्ते के बाजू में लाशें जल रही थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा एमपी चुन के दिए, गंगा मैया में लाशें डाले गए थे। बिल्कुल। और उसी महाराष्ट्र में आपको पता है कि उद्धव जी की सरकार थी जी। महाराष्ट्र में, उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से बचाया। तो ये रेवड़ियां नहीं है, ये इस देश में रहने वाले 142 करोड़ लोगों का हक है। जो पिछले 75 साल में जो शासनकर्ता आए जी, वो इस देश के लोगों को शिक्षा देने में कम पड़े, आरोग्य व्यवस्था देने में कम पड़े। दिल्ली में हमने सिर्फ संविधान की जो संवैधानिक कर्तव्य है चुने हुए पार्टी का, बिल्कुल, लोगों को शिक्षा, आरोग्य व्यवस्था, सस्ती बिजली, मुफ्त में पानी, वो देने का काम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा बजट सरप्लस है। जी। हमारा बजट सरप्लस है, करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे कम हुआ है। तो मोदी जी, आप देख रहे हो कि उनका जो स्तर है, बट वो करप्शन को लेकर ही आप लोगों को घेरते हैं। नहीं तो सुनिए ना, तो मुफ्त की रेवड़ी जो उन्होंने कही, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है जनता का। हम चुन के किसके लिए आए हैं? लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था निर्माण करना, ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। वो न कि आम आदमी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में आए हुए हर पार्टी का होता है। मतलब मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, वो चुनाव के प्रचार में गालियां देके घूम रहा है। ये हमें मंजूर नहीं है। जनता का भी यही सोच है। तो मोदी जी को कोई सीरियस नहीं ले रहे हैं, यही मैं इस बात पे कहूँगा। जी सर, 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले धनंजय शिंदे, ये जो नाम है जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे प्रवीण दरेकर के केस में जी। और आपने सबसे ज्यादा उस पूरे केस में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा। आई थिंक आपको उसके लिए पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई थी। तभी आपने जो आरोप लगाए थे, एक बार फिर से सवाल करना चाहेंगे कि क्या अभी भी आप उन आरोपों पर कायम हैं और क्या उस मामले को और आगे ले जाना चाहेंगे आप? जी शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, मुंबई बैंक जो है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक जी, मुंबई शहर के पूरे करीब 6 डिस्ट्रिक्ट है बम्बई में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम जिसको कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, जितने भी अर्बन बैंक्स है, जितने भी महिला बैंक्स है, जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज बैंक्स है, जितने भी लेबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, उसकी वो शिखर संस्था है। और मुंबई बैंक का करीब 10,000 करोड़ के आसपास में सालाना टर्नओवर होता है जी। अभी ये कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें अलग अलग सेक्शन से लोग चुन के जाते हैं। तो इस बैंक का एक संचालक शुरुआत में जो ज्वाइन हुआ, वो जो बाद में पिछले 10 साल से चेयरमैन बन के रहा है, प्रवीण दरेकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और उस वक्त
दो साल पहले उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधान परिषद के विपक्ष के नेता थे। वो कौन से कैटेगरी से चुन के आए? तो लेबर कैटेगरी से चुन के आए। उस बैंक में बहुत बड़ी धांधली हो रही है, करप्शन हो रहा है। जो नाबार्ड ने भी इस बैंक को इरेगुलरिटीज के लिए काफी लेटर्स भेजे हैं। रिजर्व बैंक से भी इस मुंबई बैंक के नाम पे मुंबई बैंक को लेटर्स गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न कौन करता है? तो महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो उसको गवर्न करता है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन बैंकों का हर साल में ऑडिट करता है। मुंबई बैंक का जो ऑडिट हुआ, टेस्ट ऑडिट जो हुआ, उस ऑडिट में जो इरेगुलरिटीज हुई है बैंक में, करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में बहुत स्पष्टता से लिखा है। और उसी के रेफरेंस से नाबार्ड ने भी मुंबई बैंक को लिखा है। लेकिन प्रवीण दरेकर जी पहले शिवसेना में थे, फिर मनसे में चले गए। 2014 में जब सत्ता बदली, आपको पता होगा कि 2014 के पहले भाजपा के नेता लोग प्रवीण दरेकर जी के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे। उनको लगा कि अभी मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। वो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनके गुट में आ गए, तो उनको उन्होंने संभाला। हम कोऑपरेटिव सेक्टर में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हमने मुंबई बैंक का इशू जो है उसकी पढ़ाई करना शुरू की। इस बैंक के जो एक्सपर्ट लोग हैं सबको साथ में लिया, बैंक के एम्प्लॉयज़, और जब देखा तभी पता चला कि मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति का उस बैंक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क है। और दिन दहाड़े मुंबई वालों के बैंक के ऊपर डकैत की जा रही है प्रवीण दरेकर जी के नेतृत्व में। और वो खुद जो चुन के आए हैं, मुझे बताइए, वो विधान परिषद का सदस्य है, उनकी तनख्वाह करीब 1.5 लाख रुपया होती है। प्रवीण दरेकर जो है वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। तो 1.5 करोड़ में गाड़ी में घूमने वाला व्यक्ति मजदूर कैसी हो सकती है, बताइए मुझे। और मजदूर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के जो बायलॉज है उसके अंतर्गत मजदूरों की डिफिनेशन जो है, व्याख्या जो है वो बताई गई है। मजदूर मतलब ऐसा आदमी जो शारीरिक काम करता है, और शारीरिक काम करता है और उसकी जब मजदूरी अगर वो कंटिन्यूअसली नहीं होगी तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी हमने पूछा प्रवीण दरेकर जी को कि आप मजदूरी करते वक्त क्या आपके फोटो दिखाओ, वो नहीं दिखा पाए। आपने देखा है कभी? नहीं देखा है। तो फिर ये आदमी मजदूरी नहीं किया है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, महाराष्ट्र के विधान परिषद का विपक्ष का नेता है, और ये मजदूर नहीं है, तो ये मजदूर कैसे बन के चुन के आएगा? तो मजदूरों का हक अगर कोई छीनता होगा तो हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन किया, कम्युनिकेशन किया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र की विधान परिषद की उपसभापति नीलमताई गोरे थी, उनको हमने खत लिखा, इंक्वायरी लगी, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट आया उसके तहत प्रवीण दरेकर मजदूर नहीं है, ये सिद्ध हो गया। इसीलिए 15 मार्च 2022 को प्रवीण दरेकर जी के खिलाफ माता रमाबाई पुलिस स्टेशन, अंबेडकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है। उसमें 120B, 199, 406, 417, 420, 467 इन सेक्शंस के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है। उसका 900 पन्नों का चार्जशीट बन के कोर्ट में वो केस चालू है। तो वो केस चालू है ही, लेकिन उसके साथ ही मुंबई बैंक में जो 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में भी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ में विद जो भी प्रूफ्स रहते हैं उसके साथ में हमारा फॉलोअप चल रहा है। अभी तक हमने स्वयं 30 रिमाइंडर भेजे हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, लेकिन सत्ता में बैठे हैं, उस पर कोई अभी तक कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मुंबई करों का हक जो है, हमारे मेहनत का पैसा है ना, ये सब। मुंबई में कौन आता है अपने गाँव, पूरे देश से लोग आते हैं अपना घरदार छोड़ के, उनका पैसा जिस बैंक में होता है वो बैंक अगर ये लोग दिन दहाड़े अगर लूटते होंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन अभी भी चालू है। सर, चुनाव को लेकर एक सवाल, और बहुत ज़रूरी सवाल है, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है शुरू से ही अलग रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की 2 विचारधाराएं अलग अलग रही है, और अभी इस वक्त आप लोग गठबंधन में एक साथ हैं। आपसे जो सवाल किए जाते हैं कि कांग्रेस के साथ अचानक आना और फिर गठबंधन करना, ऐसी ही कई पार्टियां जो पहले एक दूसरे पर कई आरोप लगा चुकी हैं और अभी गठबंधन में है, तो इन सारे आरोपों को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि आए दिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं कई सभाओं में।
कैसे उसको टैकल करते हैं आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ नहीं थी जी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। और 2004 से लेकर 2014 इस 10 सालों में जो जो भ्रष्टाचार हुआ, उस भ्रष्टाचार के मसले में फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन खड़ा हुआ। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और संवैधानिक विचारधारा है, प्रोग्रेसिव और सेक्युलर नेशन की विचारधारा है। तो हम कभी भी कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि हमारी विचारधारा भी वही विचारधारा है। संविधान के तहत देश चलना चाहिए, ये हमारा मानना है। और मोदी जी का संसद की चर्चा में पार्टिसिपेशन कितना है, तो मोदी जी का इस देश के संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा आए हैं। देखिए, हम घर में रहते, ये हिंदुस्तान सबका है, हम हिंदुस्तान के लिए काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, सब पार्टियां। एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस होते हैं ना, लेकिन जब घर के ऊपर कोई बुलडोजर चलाता होगा, घर के नींव के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चलाता होगा, तो घर में रहने वाले सब लोग अपने डिफरेंसेस है वो छोड़ के इकट्ठा हो जाते हैं। आज देश की अवस्था ऐसी है, देश का संविधान खतरे में है। कैसा चल रहा है? प्रधानमंत्री जी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से इस देश की जो संवैधानिक ढांचा है उसको खत्म किया है उन्होंने पिछले 10 साल में। और इसीलिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी क्या हुआ आपने देखा ना। महाराष्ट्र के जो सिटिंग गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, बिना कुछ सबूत ईडी ने उनको उठाया, 14 महीना जेल में रखा, और 14 महीने के बाद में वो सही सलामत बाहर आए। और ईडी वाले बोले हमारे पास प्रूफ नहीं है। वैसी बात संजय राउत जी जो शिवसेना के बड़े नेता है उनके साथ में भी हुई जी। तो ये पाकिट चोर हम देखते हैं, सोना चोर देखते हैं, वैसा ये पार्टी चोर है बीजेपी। ये पार्टियों के पीछे पार्टियों को खत्म कर रहे हैं जो इस देश के संवैधानिक ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए आम आदमी पार्टी सभी लोगों के साथ में आए, देश का संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आए हैं। तो ये लड़ाई जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई है। ऐसा सोच के हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी स्वाति मालीवाल का जो केस सामने आया है उसकी वजह से आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है। स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी, अगर महाराष्ट्र की भी बात की जाए, दिल्ली की भी बात की जाए, तो क्या प्रतिक्रिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या उन आरोपों में कुछ सच्चाई देखते हैं आप, या उन आरोपों को निराधार मानते हैं जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए? देखिए, स्वाति मालीवाल जी हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है। वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थे, काम के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो जो मसला है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हमारे जो नेता है उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ कि ये घटना 13 तारीख को हुई। उसी दिन जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जिस मीडिया का पिछले 10 साल में जो बर्ताव रहा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, ऐसी जनता कहती है। उस मीडिया पे सुबह से ये चलने लगा, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है 2020 के चुनाव में उन्होंने हमें कहा था कि हम एंटी नेशनल है, हम गद्दार है देश के, हमको गोली मारो। ऐसा केंद्रीय मंत्री जो ठाकुर करके है उन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अनुराग ठाकुर जी ने कहा था हम गद्दार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को के और एक चीज, दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आम आदमी पार्टी के अंतर्गत नहीं है। मतलब अमित शाह चलाता है, अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देता है। तो दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो, और जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको इस घटना जैसी हुई तभी से लेके जो हिसाब से वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश करके आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको खराब कर रहे हैं, वो राजनीति परिस्थिति का सबसे एक निचली वाली राजनीति है। हमारे इस देश पे संविधान के ऊपर विश्वास है। जिस तरह से संजय सिंह को भी उन्होंने गलत फर्जी केस में अंदर डाला और कुछ प्रूफ नहीं है, इसलिए 6 महीने के बाद में उन्हें छोड़ा गया। मैं पूरे विश्वास से ये साथ कहूँगा कि इस घटना के बाद में जो गंदगी भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है वो सेटल हो जाएगी, और
सच्चाई लोगों के सामने आएगी। पुलिस अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। जब वो डिटेल्स आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जरूर सब चीज़ों को न्याय मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को सरेंडर करना है उनको, 2 जून को सरेंडर करना है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने दिन उनको मिले बाहर रहने के लिए, इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? उनके द्वारा जो भी बातें कही गई है इलेक्शन कैंपेन के दौरान या बाकी चीज़ों के दौरान, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अभी उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है उन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है या वो आरोप वाकई में निराधार है, जैसा वो खुद क्लेम करते हैं? देखिए, अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन आपको पता होगा कि उनके पास कोई भी खाता नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है उनके हाथ में। तो उसमें उन्होंने कहाँ पे भी सिग्नेचर नहीं की है जी। अभी इस मसले की अगर हम डिटेल में जो बातें ईडी ने कही है उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो इस केस में कुछ दम है नहीं। ये कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के वक्त, मतलब महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जी। जब अधर्म बढ़ता है तभी मैं जन्म लेता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म किधर हुआ, देवकी माँ जो थी उनके पेट से, जी। और उनके जो मामा थे कंस, वो क्या करते थे, उनको पता चला था कि अपने बहन के पेट पे जन्मा हुआ जो बच्चा है वो मेरा अंत के लिए कारण रहेगा। लेकिन तो वो क्या करते थे कि देवकी जिस बच्चे को जन्म देती थी उसका वो खून करते थे, बराबर है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तभी उस दिन रात को वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को लेके वो यशोदा माँ के पास बारिश में चले गए और भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ। अभी के परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कि यह धर्म का युद्ध है। हमारा धर्म मतलब हमारा देश का संविधान। देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग जो है उनके रोटी कपड़ा और मकान का सवाल पिछले 10 साल में बहुत, भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको कहा जाता है, सबसे ज्यादा भूखे रहने वाले लोग जो है वो इस हिंदुस्तान में रहते हैं। इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं हो रही है? और मोदी जी किस चीजों पे बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी जो है वो ये सच्चाई बोल रही है, इसलिए उनको हमसे डर लगता है। और इसीलिए चंडीगढ़ के चुनाव में आपको पता है क्या हुआ था? मेयर 35 मेयर के चुनाव में उन्होंने चोरी करने की, जो ऑफिसर था इलेक्शन कंडक्ट करने वाला, उसने चोरी करने की सब व्यवस्था की। इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय था, उसने खुद के हाथ से ये किया। कितने नीचे स्तर, और वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर एक नेता था। क्या हुआ, मैंने जहां कहा कैमरा बैठा था वहां पे, कैमरा ने पूरा देख लिया, कैप्चर कर लिया, और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में निर्णय दिया जो इस लोकशाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ऐसी सब गलत चीजें करके वो इस धर्म युद्ध में, देश की संविधान बचाने के युद्ध में अधर्म का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी का एक हिस्सा अरविंद जी को जेल में डालना। 2 तारीख को अरविंद जी, 2 तारीख तक उनको बिल्कुल सरेंडर छोड़ा है, लेकिन हमने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया है कि उनकी तक जो शरीर है उनको सीवियर डायबिटीज है, लेवल 2 डायबिटीज है, शुगर है उनको। और आपको पता है कि शुरुआत में तो उन्होंने उनको इंसुलिन भी नहीं दी थी। ईडी ने आरोप भी ये लगाया कि उसके ऊपर भी राजनीति की, मतलब इतनी गलत राजनीति करना इस देश के आम आदमी को पसंद नहीं है। सिर्फ दिल्ली या पंजाब या उत्तर भारत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के, हम जब लोगों के बीच में घूमते हैं लोग बोलते हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। अरे कोई आदमी डायबिटीज हुआ है, उसको अगर दवा भी नहीं दे रहे हैं, हमें तो उस वक्त लग रहा था कि लेवल 2 डायबिटीज वाले को अगर आप दवा नहीं दोगे तो क्या होता है, उसके किडनी के ऊपर असर होता है।
उसके हार्ट के ऊपर असर होता है, ब्रेन के ऊपर असर होता है। इसका मतलब क्या? क्या अरविंद जी को मारना चाहते थे? उनको खून करना चाहते थे? ये कौन सी विचारधारा है? तो कोर्ट में हमने एप्लीकेशन किया है एक्सटेंशन मिलने के लिए, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, समझो एप्लीकेशन कोर्ट ने नहीं स्वीकारा और अरविंद जी को 2 तारीख को जेल जाना पड़ा, 4 तारीख को एक नई सुबह हिंदुस्तान में होने जाने वाली है और इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद में न्याय संवैधानिक ढांचे के अंदर हर व्यक्ति को न्याय मिलने की प्रक्रिया होगी। नहीं आम आदमी पार्टी बल्कि बाकी, आपको पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनके ऊपर भी मोदी सरकार ने दबाव डाला था कि आप हमारे साथ में आओ, और उनको भी झूठे केसेस के ऊपर जेल में बंद कर दिया है। तो इतनी जितनी गलत चीजें चल रही है, झूठी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 4 जून के बाद में इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी मिलेगी और देश का संविधान जो है वो रीस्टैब्लिश होगा, उस प्रक्रिया में काम होगा। आपको पता है 1 तारीख को इंडिया अलायंस के सभी नेताओं की दिल्ली में मीटिंग भी है। 10 साल में देश, मेरे को लगता है कि 25 साल पीछे ले गए हैं मोदी जी। तो देश का पुनर्निर्माण करने की व्यवस्था जो है उसके लिए विचार मंथन करना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि इस देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है 60% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो अडानी जी के पास में है। ये कैसा चलेगा? अगर हम महाराष्ट्र का विचार करें, बंबई का विचार करें, बंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ से 5 किलोमीटर पे धारावी है, 600 एकड़ की धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी है कि बंबई में जितने भी बिल्डर्स है उनको अडानी से एफएसआई खरीदना पड़ेगा जी। मतलब आम आदमी जब घर खरीदेगा उसको महंगा घर खरीदना पड़ेगा। आम आदमी जॉब करता है, कर्जा लेता है, बैंक लोन लेता है और वो रिपेमेंट करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था, गलत व्यवस्था लाई है, इसका पुनर्निर्माण भी करना पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून के बाद में इंडिया अलायंस के काफ़ी अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, उस देश के पुनर्निर्माण में अच्छी योगदान देके देश को वापस, भारत को, हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाने के रास्ते में काम करेंगे। सर आखिरी मेरा सवाल, 4 जून को जैसा आपने बोला कि इंडिया अलायंस की जो सरकार बनने जा रही है, क्या आप लोग श्योर हैं कि जो नारा मोदी जी दे रहे हैं 400 पार 400 पार, कम से कम नहीं तो 300 क्या क्रॉस कर पाएगा इंडिया अलायंस? देखिए 400 पार मोदी जी जो है झूठ के ऊपर झूठ, मोदी जी की गारंटी भी उन्होंने जो अभी उनका मैनिफेस्टो लाया था, वो मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए? मैनिफेस्टो नहीं है वो, मोदी जी का सिर्फ एल्बम में फोटो वाला, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये 400 पार जो है ना, उसको महाराष्ट्र की जनता बोल रही थी भाजपा तड़ी पार। उद्धव जी ने जो कहा था एक भाषण में कि अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो भाजपा तड़ी पार मतलब भाजपा सत्ता से दूर जाएगी। और इंडिया अलायंस का अगर आप पूरे देश का अगर असेसमेंट करेंगे हम, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक अगर देखेंगे तो सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती जा रही है। हमारा अंदाज ये है, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र से करीब 32 से 35 तक सीटें मिल सकती है, जो 2019 में भाजपा अलायंस को करीब 41 सीट्स मिले थी, 41 सीटें मिली थी। तो 41 की उनकी कम होगी, करीब 20-25 सीटें उनकी कम होगी। और पूरे देश लेवल पे अगर हम देखेंगे तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी साफ हो रही है और नॉर्थ इंडिया में हाफ हो रही है, ऐसी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम हो रही है। आप देख रही हो राहुल जी के, अखिलेश जी के जो सभाएं है उसको जिस हिसाब से लोग जमीन पे आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के सभा में, या अभी बिहार की बात अगर हम करेंगे तो बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल जी की जो सभाएं हो रही है, इतना जन सैलाब है, इतना माहौल है बहुत बड़े पैमाने पे। और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में उनको गांव में प्रचार के लिए नहीं दे रहे बीजेपी को। तो इंडिया अलायंस का 300 पार बहुत कंफर्टेबली होगा ऐसा मुझे लगता है, जिसमें आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब का रिजल्ट्स भी उसका सिग्निफिकेंट ये होगा। बल्कि महाराष्ट्र जो है
महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, तो महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। 48 में से कितनी सीटें श्योरली कह सकते हैं सर? मैं 32 से 35 के बीच में इंडिया अलायंस की आएगी, ऐसा हमारा असेसमेंट कहता है पूरे महाराष्ट्र का। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो 400 पार इंडिया अलायंस की भी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमें ईवीएम मिल रही है, चोरी की हुई ईवीएम, कुछ जगह पे बोगस वोटिंग किया है उन्होंने, उसके ऊपर चुनाव आयोग ने योग्य भूमिका लेनी चाहिए जी। अगर फ्री एंड फेयर हुआ तो इंडिया अलायंस की 400 पार हो जाएगी। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन अपने कन्हैया लाल का जन्म हुआ था। भाजपा कितनी भी गलतियाँ करे, कितनी भी चोरियाँ करे, कितनी भी गलत चीज़ें करे, फिर भी इंडिया अलायंस का सरकार बनने जा रही है, इतना मैं कहूँगा जी। तो इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कहना था धनंजय शिंदे का। हमने बात की धनंजय शिंदे से, पूरे जितने भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर हमने सवाल किया और बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद है उन सवालों से आप सहमत होंगे दोस्तों, और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगले इंटरव्यू में किसी ऐसी ही दमदार शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।